Hello friends, I am Athriv Deshmukh. Welcome to Physics by Athriv Deshmukh. In this video, we are going to start a new chapter, that is work, energy, power. In this chapter, we are going to study about what is work, energy and what is power. So, ये जो चैप्टर है 9 CBC का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम बेसिकली वर्क की बेसिक्स और पावर के बेसिक्स, एनर्जी के बेसिक्स, हम सब इन तीनों कंसेप्ट के बेसिक्स थोड़ा एडवांस भी पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे. तो देखिए, अगर हम रेगुलर लाइफ में देखें, अगर आपको लगता है आपने कुछ वर्क किया है, यानी कि अगर आपने स्टडी की तो आपको लगता है आपने वर्क किया है. अगर आपने एक्सरसाइज की तो आपको लगता है मैंने बहुत वर्क किया है. ठीक है, ये सब जो बातें हैं, वर्क करना, ये रेगुलर लाइफ में और फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बहुत अलग है. कैसे, क्यों, ये बातें आज लेक्चर में स्टडी करने वाले. देखिए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू आर डूइंग अ वर्क, लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट में आपने वर्क जीरो किया है. आपने कुछ भी वर्क नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? हमने तो इतना काम किया, हमने इतनी एक्सरसाइज की, लेकिन हमने वर्क क्यों नहीं किया? तो फिजिक्स के रिस्पेक्ट में आपने नहीं किया. कैसे नहीं किया, क्यों नहीं हुआ आपका वर्क, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले, लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ने वाले हैं, वर्क क्या होता है ना, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ये सब टाइप के वर्क आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. लेकिन वर्क को स्टडी करने से पहले हमें फोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स जो होता है वर्क से बहुत ज्यादा रिलेटेड है ना. अगर आपको फोर्स का जो बेसिक्स यानी फोर्स के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको वर्क के बारे में जो क्लियरिटी है वो नहीं आएगी, है ना. तो देखिए, अगर आपको फोर्स के बारे में स्टडी करना है तो फोर्स क्या होता है ये आपको पता है ना, कि अगर आप किसी भी चीज के स्टेट में चेंज ला रहे हो, यानी एक बॉक्स है और उस बॉक्स को आपने रेस्ट में से मोशन में लाया, दैट मीन्स यू आर डूइंग फोर्स. आपने फोर्स किया, आपने फोर्स लगाया, है ना. तो आपने जो फोर्स लगाया उस कारण से हमारे पास वर्क भी हुआ. कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे. तो फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल कॉज होता है. एक्सटर्नल कॉज यानी कि क्या? अगर आप किसी भी चीज के स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और डायरेक्शन में चेंज ला रहे हो तो आपने उस बॉडी पर फोर्स लगाया है, आपने कुछ तो फोर्स किया है. आपको ये भी पता होगा फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है. ये सब बातें आपको पता है क्योंकि ये बेसिक्स है ना. तो आपको ये पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो आपको ये पता होनी चाहिए. तो वर्क क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे. अभी फोर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे हम वर्क के बारे में. देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर एक बॉक्स है. देखिए, अभी यहां पर ये बॉक्स है. अभी इसका जो मास है वो हम समझिए यम पकड़ लेते हैं. यम हमारे इस बॉक्स का मास है. अभी अगर इस बॉक्स का मास यम है और इस बॉक्स पर हमने कुछ तो फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर फोर्स लगाया, यक्स न्यूटन का फोर्स हमने इस पर लगाया. यक्स न्यूटन का फोर्स हमने इस ऑब्जेक्ट पर लगाया, इस बॉडी ऑफ मास यम पर हमने फोर्स लगाया यक्स न्यूटन का. तो क्या हुआ? तो ये जो बॉडी है वो डिस्प्लेस करेंगी. कैसे डिस्प्लेस करेगी? क्योंकि हमने पता है और हमने अभी स्टडी किया कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपने उस बॉडी के स्टेट में चेंज लाया है, यानी कि वो बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाया, मोशन में से रेस्ट में लाया. इसी तरह ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में थी, हमने इस बॉडी को फोर्स लगाया, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और इस बॉडी को हमने क्या किया? मोशन में लाया, है ना. चेंज इन स्टेट किया. तो फोर्स था एक्स न्यूटन का, मास था यम, रेस्ट में थी बॉडी, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुई, है ना. एक पाथ कवर किया और डिस्प्लेस होकर वो आगे बढ़े. लेट्स सपोज ये हमारा इनिशियल पोजीशन है ना भाई, जहां पर भी हम हमारा डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कर. देखिए, फोर्स लगा, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट, and this is a point
वो फाइनल, दिस इज फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी कि आपने किसी बॉडी पर क्या लगाया, आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, ये बॉडी डिस्प्लेस होकर इनिशियल पॉइंट से बढ़कर एक नई पोजीशन तक गई। लेट सपोज वो नई पोजीशन वी है, फाइनल पोजीशन वी है। तो आपने क्या किया, वर्क किया, दिस इज अ वर्क, ये वर्क है। बाकी जो आप एक्सरसाइज करते हो दैट इज वर्क, टाइप ऑफ वर्क, लेकिन वो क्यों वर्क नहीं हो सकता, वो भी एक रीजन है उसका। कि हमारे पास वर्क 3 टाइप के होते हैं, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वो जो एक्सरसाइज का वर्क, एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ डिफरेंट वर्क, ओके। और ये भी जो वर्क है हमारा एक टाइप ऑफ वर्क में आ सकता है, जो कि हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं वो आज इसी लेक्चर में पढ़ने वाले। तो वर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी को अगर आप फोर्स लगा रहे हो, वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है अपनी इनिशियल पोजीशन से और जा रही है एक न्यू पोजीशन तक, दैट मीन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय, है ना। आपने कुछ तो वर्क किया है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर हमें लिखनी है वर्क को, अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए वर्क की जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वर्क का वही हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं वर्क, देखिए वर्क के बारे में लिखते हैं, जो डेफिनेशन है वो हम अभी देखते हैं। वर्क इज सेट टू बी डन, देखिए डेफिनेशन आपको लाइन टू लाइन लिखनी पड़ेगी, पर अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो आपको डेफिनेशन बनाने भी आएगी। लेकिन कुछ गलत तरीके से डेफिनेशन बनाकर आप अपने मार्क नहीं गंवा सकते, है ना। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी होती है। तो क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on a body and body displaces from its initial position to new position। देखिए सिंपल से डेफिनेशन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर है डेफिनेशन। मैंने आपको क्या बोला था, अगर एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया, ये बॉडी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एक नई पोजीशन तक गई, वही डेफिनेशन, वही कॉन्सेप्ट हमने इस डेफिनेशन में क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू न्यू पोजीशन। सिंपल है, वर्क क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अगर आप किसी भी एग्जाम्पल को ले वर्क के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यू आर पुशिंग अ बॉक्स, अगर आप एक बॉक्स को या टेबल को अगर आप पुश कर रहे हो, यानी कि क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस करेगी, करेगी। कब करेगी, जब आपका जो फोर्स है उस सामने वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा फोर्स। तो आपका जो लगाया हुआ फोर्स है आगे वाली बॉडी से ज्यादा होगा तो वो बॉडी डिस्प्लेस होगी। जब वो बॉडी डिस्प्लेस होगी तब वो बॉडी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाएगी, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक वॉल है, अगर आप इस वॉल को पुश कर रहे हो तो वॉल मूव होगी क्या, वॉल डिस्प्लेस होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। व्हाई, देखिए सिंपल से कंसेप्ट क्या है कि उस बॉडी का जो वॉल है ना, वो वॉल का जो मास है वो तुम्हारे मास से भी ज्यादा है। तो उसने जो लगाया हुआ जो रिएक्शन फोर्स है आप पर, वो आपका लगाया हुआ फोर्स से भी ज्यादा है, तो वो डिस्प्लेस नहीं हो सकती क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका फोर्स ज्यादा है। तो दैट इज वाई वो जो बॉडी है ना, जो वॉल है ना, वो वॉल मूव नहीं कर पाएगी, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। ऐसा अगर आपके पास इतना ज्यादा फोर्स होता था तो आप एक कार को भी डिस्प्लेस कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो कार का मास ज्यादा है तो आप पूरा ज्यादा फोर्स लगाती है जो कि आपके फोर्स को कैंसिल आउट करती है ना। इसी कारण वो कार जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाती। ओके, सो यही सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगती है।
अगर एक बॉडी का जो अपोजिट फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है आप पर लगने वाला, वो अगर ज्यादा है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, दैट इज नो वर्क, जीरो वर्क, दैट इज अ जीरो वर्क। तो अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं वर्क के तो रियल लाइफ एग्जांपल लिख सकते हो, कैसे? पुशिंग अ बॉक्स, पुशिंग अ टेबल, ओके, पुलिंग अ डोर। सो यू आर डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि फोर्स लगा रहे हो, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल आप लिख सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी देखिए, वर्क की डेफिनेशन हमने देख ली, वर्क की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है हाँ। तो वर्क की वही डेफिनेशन है कि अगर आप किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी अगर डिस्प्लेस हो रही है किसी भी इनिशियल पॉइंट से न्यू पॉइंट तक, तो यू आर डूइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना? वर्क जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दिस आर द टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको पता है। वर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वो हमें क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन अगर आपको करना है तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है आपके पास, देन यू कैन डिफाइन दैट क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको अगर आपको डिफाइन करना है ना तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है। सपोज फोर्स, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो अभी एसआई यूनिट के बारे में देखते हैं कि वर्क की क्या एसआई यूनिट है। देखिए, कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो क्वांटिटीज़ होती है, दो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, और भी होती है। लेकिन अगर हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम एसआई यूनिट लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है वर्क की? एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है? वर्क की एसआई यूनिट है जूल। देखिए, जूल जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है और हम उनके ऑनर में ये यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जूल जो है वो क्या है? एसआई यूनिट है किसकी? वर्क की। अगर हम वर्क की सीजीएस यूनिट की बात करें ना, सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है अर्ग। ऐसे फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट डायन है, वैसे ही वर्क की भी एसआई यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट अर्ग है ना? सेम अप्लाइज फॉर द एनर्जी, वैसे ही एनर्जी को भी होता है, ऐसी एनर्जी होती है, एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होगी और एनर्जी की भी सीजीएस यूनिट अर्ग होगी। कैसे होती है, क्यों होती है, एनर्जी क्या होती है, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? सो सीजीएस यूनिट वर्क की अर्ग है और एसआई यूनिट क्या है? जूल है। तो अभी वर्क के बारे में डेफिनेशन पढ़ ली, कौन सी क्वांटिटी है वो भी देख लिया हमने, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सब देख लिया। लेकिन जैसे हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, जैसे हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट, देन ग्रेविटेशन, इन सब का जो हमें फॉर्मूला पता है तो वर्क का भी पता होना चाहिए। देखिए, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है वो हम उसके कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। कैसे? देखिए, कॉन्सेप्ट में क्या बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी और जो फोर्स है उसके कारण उस बॉडी की कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हम उस पूरे एक्टिविटी को वर्क कह सकते हैं। तो इसी से हम वर्क का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम माने वर्क इज इक्वल्स टू, अगर हमने कुछ तो फोर्स किया दैट गिव राइज टू अ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स फोर्स किया तो वो डिस्प्लेसमेंट बनाएगी और जब फोर्स होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तब जाकर वर्क होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क।
वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यफ क्या है? यफ इज इक्वल्स टू फोर्स, यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क। अच्छा, लेकिन ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, वर्क की अगर हमें ऐसा यूनिट निकालनी है तो वर्क क्या है भाई? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो हमें बताइए फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट हमने बताई, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो फोर्स की एसआई यूनिट रखेंगे न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, राइट? मीटर है, मीटर है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। सो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एक तरह से न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं हम। अगर आप एग्जाम में जूल की जगह पर न्यूटन मीटर लिखते हो तो कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो ये भी उसके एसआई यूनिट है और जूल भी उसके एसआई यूनिट है, दोनों भी उसके एसआई यूनिट है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वांटिटी लिखते हो, आप कौन सी यूनिट लिखते हो, है ना? वो डिफाइन करता है। सिर्फ आपको देखना है कि आप जूल, मतलब जूल में अगर आप लिखोगे तो वो अच्छा लगता है, न्यूटन मीटर आप लिखोगे वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जूल लिखना बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं और वो अच्छा भी होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी? जूल भी होगी और न्यूटन मीटर भी होगी। वर्क का फॉर्मूला भी निकल आया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। लेकिन देखिए, वर्क जो होता है ना, वो जब भी होता है तो वो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी कभी भी फोर्स, कभी भी वर्क होता है। लेट सपोज यहाँ पर अभी एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ तो मास है, अभी इस बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए यहाँ पर एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। हमें पता है एंगल ऐसे बनता है। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है भाई फोर्स और इस डायरेक्शन में हो रही है डिस्प्लेसमेंट। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल बन रहा है और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो अब क्या है? यहां से हम फॉर्मूला में और एक कंसेप्ट ऐड कर सकते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क को अराइज करता है। टाइप्स ऑफ वर्क जो होते हैं वो यही से ही आते हैं, और ये जो थीटा है, यानी कि जो एंगल है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, वो हमें फोर्स वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो और भी एडवांस लेवल पर ले जाता है। तो देखते हैं कैसे वर्क का जो फॉर्मूला है इस एंगल की वजह से और भी डिफरेंट हो जाता है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि वर्क का क्या फॉर्मूला होता है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी एक नई केस देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला आपने कहीं पर देखा होगा, आपने बहुत जगह पर देखा होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों होता है? एफ एस कॉस थीटा, ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है? क्यों आता है ऐसा फॉर्मूला? तो देखिए, अभी हमने देखा कि अगर आपको देखना है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, एफ डॉट एस डॉट कॉस थीटा, है ना? तो देखिए, कौन सा भी अगर वर्क हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है जिसका मास यम है, अगर इस बॉडी की अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स आपने अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बनेगा। सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एक एंगल बन रहा है जिसको हम लेते हैं थीटा, जिसको हम सपोज करते हैं थीटा है। जो थीटा है, ये थीटा
डिफर करता है। थीटा कभी कांस्टेंट नहीं होता। थीटा सिर्फ एक एंगल के लिए नाम हो सकता है। थीटा 0 हो सकता है, थीटा 180 हो सकता है, थीटा 30, 70, 60, 120 कितना भी हो सकता है। थीटा कांस्टेंट नहीं होता है ना। सो जो थीटा है वो कितना भी हो सकता है। अभी देखिए, अगर कॉस थीटा के बारे में आपको जानना है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता है तो कौन सा भी जो अगर ट्रायंगल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है फॉर एग्जांपल, और ये समझो ये थीटा है। तो कभी भी कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा जो होता है उसका जो रेशियो होता है वो कभी भी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अभी थीटा का बेस क्या है, इस पूरे ट्रायंगल का बेस क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी है, राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बीसी। हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल की, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, बीसी। सो कॉस थीटा का भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैसे अगर हमने इसको यहां पर लगा दिया, अभी ये क्या है, ये एक थीटा है, ये एक थीटा है। थीटा में क्या है, यहां पर एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगे जो कि कॉस थीटा। यहां पर ये क्या हो जाएगी कॉस थीटा की, यहां पर थीटा की ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, दैट मीन्स फोर्स, राइट। और ये क्या हो जाएगी, ये इसकी बेस हो जाएगी, यानी कि क्या, यस। तो यही कॉस थीटा होता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही अगर हमने इसको यहाँ पर लगाया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लगा सकते हैं। कॉस थीटा से हम किसी भी वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादातर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया अगर वर्क के, तो आपको पता होगा कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर वर्क पूछा है, वर्क निकालने के लिए बताया है आपको, तो आपको कभी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कभी भी आपको एक एंगल दिया होता है। वो एंगल मेनली 90, 0 या 180 हो सकता है। 90 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। ज़्यादातर ये होता है क्योंकि इसका रेशियो निकालना, इसका जो कॉस्ट रेशियो होता है वो निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि इसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है हमें पता है, राइट। सो ये यूज़ करके हम ज़्यादातर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में का एंगल अगर हमें पता चलता है तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का वर्क हो रहा है। वर्क भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, या दैट इज जीरो वर्क, निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। 3 टाइप के वर्क हो सकते हैं हमारे पास, तो वो यही से ही आते हैं। 90, 0, 180 से ही हमारे पास पॉजिटिव, 0 एंड निगेटिव वर्क आता है ना। तो अगर एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, एक एंगल बनता है, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। वो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस थीटा का रेशियो यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉस थीटा अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। सेम हम उसको, वो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पर वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, किसी और रेशियो को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा सेम नहीं आती, है ना। तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी वैल्यू 90, 0, 180 दी होती है। अगर आपको ये दिया है तो आप टाइप ऑफ फोर्स और टाइप ऑफ वर्क निकाल सकते हो। कॉस थीटा से हम किसी भी वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादातर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया अगर वर्क के, तो आपको पता होगा कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर वर्क पूछा है, वर्क निकालने के लिए बताया है आपको, तो आपको कभी भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कभी भी आपको एक एंगल दिया होता है। वो एंगल मेनली 90, 0 या 180 हो सकता है। 90 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। ज़्यादातर ये होता है क्योंकि इसका
रेशियो निकालना, इसका जो कॉस्ट रेशियो होता है वो निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि इसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है हमें पता है, राइट। सो ये यूज़ करके हम ज़्यादातर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में का एंगल अगर हमें पता चलता है तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का वर्क हो रहा है। वर्क भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, या दैट इज़ ज़ीरो वर्क, निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। 3 टाइप के वर्क हो सकते हैं हमारे पास, तो वो यही से ही आते हैं। 90, 0, 180 से ही हमारे पास पॉजिटिव, ज़ीरो एंड निगेटिव वर्क आता है ना। तो अगर एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एक एंगल बनता है, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। वो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस थीटा का रेशियो यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस थीटा अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सेम हम उसको वो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पर वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, किसी और रेशियो को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा सेम नहीं आती है ना। तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी वैल्यू 90, 0, 180 दी होती है। अगर आपको ये दिया है तो आप टाइप ऑफ फोर्स और टाइप ऑफ वर्क निकाल सकते हो। कैसे निकालें? टाइप ऑफ वर्क क्या होता है, कितने टाइप के वर्क होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे निकालेंगे, ये सब हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? पहले तो हमने वर्क के बारे में देखा, है ना। फिर हमने वर्क कौन सी क्वांटिटी है, हमने वर्क की डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखे, बहुत ही एक बेसिक से एग्जांपल देखे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में वो एग्जांपल लिखने हैं तो यू कैन राइट, बिकॉज वो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है और सारे वर्क के जो एग्जांपल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, है ना। तो जो डेली लाइफ एग्जांपल होते हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मूविंग अ बॉक्स। फिर हमने देखा स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने वर्क की जो फॉर्मूला है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम उसके बारे में स्टडी किया। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।